हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट वाला में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आने वाले पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक, मध्य प्रदेश पॉलिटेक्निक, इनमें से किसी भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन सभी हमारे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स का जो कि सपना होता है कि उनका एडमिशन यूपी के टॉप नंबर 1 कॉलेज में हो। तो यदि आप लोग यूपी के टॉप नंबर 1 कॉलेज, जो कि हमारा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ यानी कि जीपीएल है, तो यदि आप लोग उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल टारगेट वाला को। तो इस वीडियो में मैंने फिजिक्स के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो सीधी बात नो बकवास, शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमारा 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। करेक्ट, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? जब हम दूध से जो क्रीम निकाली जाती है घरों में हमारी जो क्रीम निकाली जाती है, यानी दूध से जब क्रीम निकालते हैं, मक्खन निकाला जाता है, उसे क्रीम कहते हैं। तो इसमें कौन सा बल लगता है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर जब मक्खन निकाला जाता है यानी कि क्रीम निकाली जाती है, तो इसमें हमारा अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपकेंद्रीय बल। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि यहाँ भी हमारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यह कह रहा है कि निम्न परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध क्या है, यानी कि इक्विवेलेंट प्रतिरोध, यानी कि कुल प्रतिरोध हमें बताना है। तो इसे सर्किट को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर ए और बी के बीच हमें प्रतिरोध बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं, 4, यानी कि 3 ओम के 2 प्रतिरोध हैं और 3 ओम के 2। ये हमारे दोनों सीरीज में हैं, तो इनका सीरीज इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 ओम प्लस 3 ओम, जो कि हमारा आ जाएगा यहाँ पर 6 ओम। अब इस प्रकार इनका भी हमारे पास 6 ओम आ जाएगा। अब हमारे ये दोनों हमारे समांतर में हो जाएगा, यानी कि इनका एक अलग हमारे सर्किट बन जाएगा इस प्रकार। तो यहाँ पर 6 ओम और हमारे पास 6 ओम, जो कि हमारे पास पैरेलल में हो जाएंगे। अब हमारे पास पैरेलल में निकालने का फार्मूला होता है R1 इंटू R2, ये शॉर्ट फार्मूला होता है, बटे R1 प्लस R2। तो इसमें रखेंगे तो 6 गुणे, यहाँ पर 6 गुणे 6 बटे 6 प्लस 6 यानी कि 12। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 दूना 12 और 2 तियाँ 6। तो हमारा इक्विवेलेंट प्रतिरोध आ गया, जो कि 3 ओम। तो 3 ओम ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। करेक्ट, जल में डूबी हुई सुई छड़ सीधी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है। यानी कि जल में जब हम सीधी छड़ को डालते हैं, यानी कि जब सीधी छड़ को कोई सी छड़ को डालते हैं, वह हमेशा मुड़ी प्रतीत होती है। आपने ये घर में भी अक्सर देखा होगा। आप लोग नहीं देखा है तो आप लोग बाल्टी में पानी लेना, उसमें किसी छड़ या लकड़ी को डालना, तो देखना कि वह मुड़ी हुई प्रतीत होगी। तो इसका कारण हमसे पूछा गया। तो इसका जो कि हमारे पास कारण होता है, यह हमारा होता है अपवर्तन के कारण, यानी कि यहाँ पर जो अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमारे पास यह छड़ हमारी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि एक पिंड x त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर आधा चक्कर पूरा करता है, यानी कि हमारे पास एक वृत्ताकार जो कि पथ है, इस पर हमारे पास इसकी त्रिज्या हमारे पास जो कि है यहाँ पर x, यानी कि इसकी त्रिज्या हमारे पास x है। तो एक पिंड इस पर घूम रहा है, जो कि यहाँ पर आधा चक्कर पूरा करता है, यानी इसने आधा चक्कर पूरा किया। तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्रमशः होगा, यानी कि पिंड कितनी दूरी तय करेगा और यहाँ पर विस्थापन कितना, यानी कि विस्थापन भी हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर पूरा गोला हमारे पास जो कि होता है हमारे पास 2 पाई का, यानी कि 2 पाई का यहाँ पर जो कि आधा चक्कर पूरा किया है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास आधा, यानी कि पाई, और हमारे पास x त्रिज्या है तो इसकी हो जाएगी पाई x। और हमारे पास अगर पूरा होता तो 2 पाई x हो जाता। यहाँ पर अगर r त्रिज्या होती तो हमारे पास 2 पाई r फार्मूला होता है, लेकिन हमारे पास इसमें x त्रिज्या है तो हमारे पास 2 पाई x होगा, जो कि पूरे गोले के लिए हमारे पास पूरा चक्कर अगर पूरा करता है तो 2 पाई x हो जाता। यहाँ पर आधा पूरा कर रहा है तो पाई x हो जाएगा, जो कि हमारा इसके द्वारा तय की गई दूरी। और हमारे पास
विस्थापन हो जाएगा यहाँ पर हम, जो कि x, केवल x होगा, क्योंकि यहाँ पर यह आधा ही विस्थापन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है वह इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर। अब यहाँ पर विस्थापन जो कि हो जाएगा हमारे पास, विस्थापन यानी कि विस्थापन यहाँ से यहाँ तक नहीं नापा जाएगा, विस्थापन हमारा सीधा नापा जाएगा। तो सीधा यहाँ पर x ये दूरी हो जाएगी, x ये, यानी कि 2x ये हमारी विस्थापन हो जाएगा। तो विस्थापन सीधा नापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। दूरी और विस्थापन क्रमशः पूछी गई थी, तो दूरी हमारी पाई x कामा विस्थापन हमारे पास 2x। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि दो आदमी 55 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंडों को अलग अलग 4 मिनट तथा 7 मिनट में 20 मीटर की ऊंचाई पर ले जाते हैं, तो पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा, यानी कि पिंड पर कितना कार्य किया जाएगा, ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हमारे पास पहले आदमी द्वारा अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है दूसरे आदमी द्वारा अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी दोनों द्वारा समान होगा। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है प्रत्येक द्वारा शून्य होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों द्वारा हमारे पास समान होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इसमें समय और ऊंचाई का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार हमारे दोनों द्वारा इनका पिंड के द्वारा किया गया कार्य हमारा समान होगा। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और यह क्वेश्चन कह रहा है कि रेगिस्तान में गर्मी में पेड़ों के प्रतिबिंब उल्टे दिखते हैं। एक जो रेगिस्तान होते हैं है हमारा, वहाँ जो पेड़ बनते हैं उनकी जो परछाई यानी कि रिफ्लेक्शन बनता है वह उल्टा दिखता है वह गर्मियों के दिनों में। इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, उस भाग में जल होता है, यानी कि जिस भाग में वो प्रतिबिंब उनका उल्टा दिखता है उस भाग में जल होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है रेत के कण चमकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है पेड़ों से चलने वाली प्रकाश की किरणें सीधे आंख में नहीं पहुंचती। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है पेड़ों से चलने वाली प्रकाश की किरणें का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तो पेड़ों से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं उनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और ऐसी घटना आप लोगों ने गर्मी के दिनों में सड़क पर भी देखी होगी। जब सड़क पर आप लोग जाते होंगे साइकिल या बाइक से, तो आप लोगों ने देखा होगा कि दूर दूर की तरफ जो सड़क पर पानी भरा हुआ महसूस होता है। यह पानी भरा हुआ इसलिए महसूस होता है क्योंकि यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर हमारे पास है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक वस्तु को दो समतल दर्पणों के सामने रखा गया है, यानी कि एक वस्तु है हमारे पास और दो समतल दर्पणों के सामने रखा गया है, और जिनके बीच का 18 डिग्री का कोण है, यानी कि इनके बीच 18 डिग्री का कोण बन रहा है। तो वस्तु के कितने प्रतिबिंब होंगे, यानी कि वस्तु के प्रतिबिंब हमसे पूछे गए हैं। तो वस्तु के प्रतिबिंब निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है, हमारे पास n बराबर 360/θ-1। तो थीटा बराबर हमारे पास 18 डिग्री है, तो यहाँ पर 18 हो जाएगा, तो -1 यानी कि 20 हमारे पास चला जाएगा 20 बार में, तो 20 - 1 यानी कि हमारे पास 19 इसके प्रतिबिंब बन जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक 2 हो है तो क्रांतिक कोण का मान होगा। यहाँ पर क्रांतिक कोण का मान हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो क्रांतिक कोण n बराबर हमारे पास होता है 1/sin सी, यानी कि अपवर्तनांक n बराबर 1/sin सी, कि साइन सी का मान हमसे पूछा गया। तो साइन सी बराबर हो जाएगा हमारे पास साइन सी, यहाँ पर साइन सी बराबर 1/n। तो n अपवर्तनांक हमारे पास n बराबर जो कि दे रखा है 2, 1/2। तो 1/2 हमारी साइन में वैल्यू होती है, वह हमारी होती है साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो हमारे पास क्रांतिक कोण का मान पूछा गया, तो क्रांतिक कोण हमारा 30 डिग्री का बनेगा। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि चंद्रग्रहण में, यानी कि चंद्रग्रहण में क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा और
सूर्य और होता है, और ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी रहती है, और ऑप्शन नंबर सी सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच रहता है। तो चंद्र ग्रहण में जो घटना होती है इसमें जो हमारा सूर्य होता है, यानी कि जो सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच, यानी कि ये सूर्य होता है और ये हमारा चंद्रमा होता है, इसके बीच हमारी पृथ्वी आ जाती है, तो ये चंद्र ग्रहण की घटना होती है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्र ग्रहण में हमारी चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यह भी क्वेश्चन हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह हमारा डेली लाइफ से भी रिलेटेड है। कह रहा है कि 2000 वाट का एक हीटर नित्य 5 घंटे में चलाया जाए तो 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से प्रतिदिन कितना बिल होगा। देखिए एक 2000 वाट का हमारे पास हीटर है और यह हमारे रोज़ 5 घंटे चलाया जाता है, तो हमारे पास 2000 को हम 2 किलो लिख सकते हैं, यानी कि 2 किलो, और ये हमारा 5 घंटे चलता है, तो हमारे पास जो एनर्जी कंज्यूम होगी वह हमारी हो जाएगी कि 5 दूनी 10 किलो वाट, यानी कि 10 किलो वाट हमारी एनर्जी कंज्यूम होगी डेली, यानी कि पर डे। और जो कि प्रति पैसे 1 यूनिट का हमारे पास रेट है 50 पैसे, यानी कि यहाँ पर तो 10 यूनिट, यानी कि 1 KW हमारे पास 1 यूनिट के बराबर होता है, तो यहाँ पर 10 KW है तो 10 यूनिट है, तो यहाँ पर 50 पैसे प्रति यूनिट, यानी कि 1 यूनिट का जो रुपये लग रहा है चार्ज लग रहा है 50 पैसे, तो यहाँ पर 10 यूनिट का हमारे पास हो जाएगा 500 पैसे, यानी कि 500 पैसे हमें पे करने पड़ेंगे बिजली कंपनी को, यानी कि बिजली जो हमारे जहाँ से बिजली आती है उसे वहाँ हमें जमा करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 500 पैसे, यानी कि 500 पैसे जो हमारे 5 रुपये के बराबर होते हैं, तो पैसे तो दे नहीं रखे हैं, तो 5 रुपये इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 रुपये। तो इस तरह आप लोग अपने घर में भी जितना लोड लगा हो उस प्रकार वो और कितने घंटे उस लोड को चलाया जाता है और कितने 3 रुपये या 4 रुपये के हिसाब से हमारी बिजली लगती है, तो उस तरह आप लोग एक दिन का बिल निकाल सकते हैं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश तेजी से गमन करेगा, ये कौन से माध्यम में प्रकाश है वह सबसे तेज गमन करेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास केरोसिन, ऑप्शन नंबर बी जल, ऑप्शन नंबर सी बेंजीन, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्वार्ट्ज। तो जो हमारा प्रकाश होता है वह हमारा जल में सबसे तेज़ी से गमन करता है, तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जल। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि स्टील एवं रबर में कौन अधिक प्रत्यास्थ है, यानी कि स्टील और रबर में कौन सबसे प्रत्यास्थ है, यानी कि सबसे तन्यता बल वाला जो धातु है। तो जो हमारी रबर होती है वह कम प्रत्यास्थ होती है, जबकि स्टील होती है वह हमारी अधिक प्रत्यास्थ होती है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टील। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि स्विच लगाए जाते हैं, यानी कि जो स्विच हमारे घरों में बोर्ड में सर्किट में लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए ठंडे तार में, ऑप्शन नंबर बी गर्म तार में, ऑप्शन नंबर सी अर्ध तार में, और ऑप्शन नंबर डी कभी ठंडे तथा कभी अर्ध तार में। तो जो हमारे स्विच, यानी कि जो स्विच होते हैं ऑन ऑफ करने का जो स्विच होता है वह हमारा लगाया जाता है गर्म तार, यानी गर्म तार यानी कि फेज वायर में लगाया जाता है, फेज वायर में, ना कि इसे न्यूट्रल वायर में लगाते हैं, तो फेज वायर में इसे लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फेज तार को हम गर्म वायर भी कहते हैं, और इसे हम लाल यानी कि लाल कलर का वायर लेते हैं फेज वायर को दर्शाने के लिए। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि उस तारामंडल का नाम क्या नाम है जो आकाश के में प्रश्नवाचक चिन्ह जैसा दिखाई पड़ता है, यानी कि आकाश में एक तारामंडल होता है जो प्रश्नवाचक यानी कि इस चिन्ह के जैसा दिखाई देता है, उसका नाम क्या है। तो उसको नाम हम लोग कहते हैं, उसे हम सप्तऋषि तारामंडल भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 तथा कांच का अपवर्तनांक हमारे पास 3/2 है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। यानी कि यहाँ पर वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी कि AnW हमारे पास यानी कि
अपूर्णांक यानी कि एयर मीडियम हमारे पास है, और वाटर का अपूर्णांक दे रखा है यानी कि 4:3। और हमारे पास कांच का अपूर्णांक यानी कि एयर के रिस्पेक्ट में हमारे पास ग्लास का जो कि 3:2। और हमारे पास जल के सापेक्ष यानी कि वाटर WNG हमसे पूछा गया है। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है जो कि WNG हमारे पास हो जाएगा, WNG हमारे पास हो जाएगा ANG/ANW। तो ANG हमारे पास है 3/2 और ANW हमारे पास है 4/3। तो यहाँ पर 3 3 9 और 4 दूना 8, तो हमारे पास 9/8 निकल कर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 9/8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास निकल कर आता है क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि 1 ग्राम कोयले के जलने पर अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि 1 ग्राम कोयला के जलने से निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा होती है। देखिए जब 1 किलोग्राम यानी कि 1 ग्राम कोयला को जलाते हैं तो इसमें से कितनी निर्मुक्त ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जब 1 ग्राम कोयला को जलाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह हमारी 350 जूल प्राप्त होती है। यानी कि 1 ग्राम कोयले को जलाने पर 350 जूल हमें एनर्जी प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 350 जूल। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि 50 वाट के एक बल्ब को 200 वोल्ट के विद्युत प्रदाय से जोड़ने पर बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना होगा। देखिए 50 वाट का हमारे पास एक बल्ब है जिसकी पावर हमारे पास 50 वाट है और 200 वोल्ट सप्लाई से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर इसमें करंट यानी कि आई का मान हमसे पूछा गया है। तो हमारे पास जो कि फार्मूला होता है P बराबर V/I यानी कि पावर बराबर वोल्टेज इंटू करंट। तो यहाँ पर हमारे पास पावर दे रखा है और वोल्टेज दे रखा है, तो करंट का मान हमसे पूछा गया तो I बराबर हो जाएगा हमारे पास P/V। तो यहाँ पर 50/200, तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर 0 से 0 तो 5 एकम 5, 5 चौको 20, तो 1/4 हमारे पास निकल कर आ जाएगा। यानी कि 1/4 तो 0.25 इसे भाग करेंगे तो 0.25 निकल कर आ जाएगा। तो हमारी करंट आ जाएगी 0.25 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0.25 एम्पियर हमारी धारा प्रवाहित होगी बल्ब में यदि हम 200 वोल्ट के सप्लाई से 50 वोल्ट के एक बल्ब को जोड़ दें। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 जो कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2016 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि पराबैंगनी प्रकाश का स्रोत होता है, यानी कि जो हमारा पराबैंगनी प्रकाश होता है इसका स्रोत क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है विद्युत बल्ब, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है कार्बन आर्क लैंप, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है सोडियम वाष्प लैंप, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है लाल गर्म लोहे की गेंद। तो जो हमारा पराबैंगनी प्रकाश का जो स्रोत होता है वह हमारे पास लाल गर्म लोहे की गेंद होती है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि लाल गर्म लोहे की गेंद। अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल है टारगेट वाला के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ इस क्लासेस की हमारी PDF आपको मिल जाएगी और डेली क्लासेस का लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कह रहे कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि दूरदर्शी में, ऑप्शन नंबर बी सूक्ष्मदर्शी में, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष उत्पन्न करने में। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में, यानी कि उत्तल लेंस जो होता है उसका हम दूरदर्शी में भी उपयोग करते हैं, सूक्ष्मदर्शी में भी उपयोग करते हैं और दृष्टि दोष को भी दूर करने में करते हैं। यहाँ पर उत्पन्न नहीं, यहाँ पर दूर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी में। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि सौर मंडल में सूर्य के निकट ग्रह कौन सा है, यानी कि जो सूर्य है हमारे पास सौर मंडल में, ये सूर्य है, इसके निकट हमारे ग्रह हैं
तो इसके निकट सबसे निकट कौन सा ग्रह हमसे पूछा गया है। तो जो सूर्य के निकट हमारा जो ग्रह है सबसे निकट वह हमारा बुध है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, यानी कि बुध, यानी कि सूर्य यानी कि सन, बुध, ये हमारा बुध है, ये हमारा शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है, ये बृहस्पति है, आगे शनि, अरुण और वरुण हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कह रहे कि एक 2 किलोवाट का हीटर 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर कार्य करता है, तो उसके हीटिंग एलिमेंट का प्रतिरोध क्या है। यानी कि इसमें हमारे पास प्रतिरोध आर का मान हमसे पूछा गया है और पी बराबर हमारे पास है 2 किलोवाट और वोल्टेज बी बराबर है हमारे पास 220 वोल्ट। तो आर बराबर जो कि हमारे पास होता है फार्मूला प्रतिरोध का जो आर बराबर फार्मूला होता है, यदि पावर और वोल्टेज दे रखी हो तो वी स्क्वायर अपान पी होता है। तो यहाँ पर वी हमारे पास है 220, इसका स्क्वायर करेंगे तो 220 इंटू 220 और यहाँ पर आ जाएगा 2 किलोवाट, कि 2000 वाट इसे भी लिख सकते हैं। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, यहाँ पर भी जीरो कैंसिल आउट, तो यहाँ पर 2 2 11 22। तो इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, यानी कि 24.2। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा 24.2 ओम। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है कि 1 ओम 2 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रभावी प्रतिरोध का मान कितना होगा। यानी कि हमारे पास ये 3 प्रतिरोध हैं, इन्हें हमने पहले 1 ओम का है हमारे पास, एक दूसरा 2 ओम का है, तीसरा 3 यानी कि 1 ओम का है, एक 2 ओम का है, एक हमारे पास 3 ओम का है। इनको हमने समांतर में जोड़ दिया तो इनका प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। तो हमारे पास समांतर में जोड़ने पर हमारा फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे तो इस और आंसर पता कर लेंगे। तो यहाँ पर 1/R हो जाएगा हमारे पास 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो यहाँ पर इनका जो हमारा एलसीएम आ जाएगा 6 और यहाँ पर हमारे पास 6 प्लस 3 प्लस 2, कि 6 3 9 2 11/6। तो 1/R हमारे पास जो कि है यहाँ पर 1/R हमारे पास है 11/6। तो R का मान हो जाएगा, इसका मान पलट जाएगा तो 6/11 ओम हमारे पास आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उनके समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा 6/11 ओम। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है 23, करें कि अगर किसी परावर्तक सतह पर प्रकाश किरण अभिलंब रूप से आपतित होती है तो परावर्तक कोण का मान क्या होगा। यानी कि एक प्रकाशक सतह है, इस पर एक किरण हमारी आती है जो कि लंबवत आती है, यानी कि हमारा 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आती है, तो परावर्तक कोण का मान क्या होगा। तो परावर्तक कोण का इसमें अभिलंब यानी कि लंबवत रूप से आती है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो परावर्तक कोण हमारा 90 डिग्री का बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वह इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास है जो कि क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है कि किसी परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं। यानी कि जो हमारा नाभिक होता है इसमें कौन से कण होते हैं ये हमें बताना है। ये नाभिक है तो इसमें हमारे जो कि होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाह्य कक्षों में चक्कर लगाते हैं, यानी कि ये बाह्य कक्षों में चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसमें हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके नाभिक के अंदर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है कि मीटरों में नापी गई फोकस दूरी के वृत्तक्रम को कहते हैं। यानी जो फोकस दूरी होती है हमारे पास, यानी कि फोकस दूरी इसके वृत्तक्रम, यानी कि इसके वृत्तक्रम को क्या कहते हैं। यानी कि फोकस दूरी का जो वृत्तक्रम होता है हमारे पास, वो हमारे पास लेंस की क्षमता यानी कि लेंस की पावर होती है। यानी कि पी बराबर हमारे पास एफ बराबर 1/p होता है, या पी बराबर 1/f होता है। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग लेंस की क्षमता यानी कि पावर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि अगर किसी तरंग का आवर्तकाल 0.002 सेकंड है तो तरंग की आवृत्ति होगी। यानी कि हमारे पास यहाँ पर टाइम पीरियड यानी कि टी दे रखा है और यहाँ पर टी 0.02 सेकंड है और इसकी आवृत्ति पूछी गई है यानी कि फ्रीक्वेंसी हमसे पूछी गई है। जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारी वह आवर्तकाल का हमारा उल्टा होता है। तो यहाँ पर इसका उल्टा करेंगे तो फ्रीक्वेंसी निकल कर आ जाएगी यानी कि 1/0.02। तो यहाँ पर 3 हमारे पास 0 आ जाएंगे 3, तो यहाँ पर 500 हर्ट्ज आ जाएगा यानी कि 500 हर्ट्ज हमारी फ्रीक्वेंसी निकल कर आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 500 हर्ट्ज। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि विद्युत बल्ब के विद्युत धारा ले जाने वाली तारें ठंडी रहती हैं जबकि उसी विद्युत धारा से विद्युत बल्ब का तंतु गर्म हो जाता है। इसका कारण यानी कि जो हमारा बल्ब होता है इससे जो विद्युत सप्लाई ले जाते हैं जो तारें वह ठंडी रहती हैं, लेकिन इसका जो फिलामेंट होता है यह हमारा अंदर का ये गर्म हो जाता है। तो इसका क्या कारण है? तो जो हमारा जो बल्ब होता है इसका जो फिलामेंट यानी कि अंदर का जो हमारा फिलामेंट गर्म हो जाता है, यह इसलिए गर्म हो जाता है क्योंकि इसका जो फिलामेंट होता है इसका जो प्रतिरोध यानी कि इसका रेजिस्टेंस है वह हाई रहता है। यानी कि इसका जो प्रतिरोध हाई रखते हैं यानी कि इसे हम उच्च प्रतिरोध वाले मटेरियल से बनाते हैं, इसलिए इसका फिलामेंट गर्म हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तंतु का प्रतिरोध अपेक्षाकृत अधिक होना। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि कैमरे द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब होता है यानी कि जो हमारा कैमरा होता है यह कैसा प्रतिबिंब बनाता है। तो जो हमारा कैमरा होता है यह हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वास्तविक और उल्टा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर 2008, 16, 2019, 2022 में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए यानी कि इनमें सही कथन हमें बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है उत्तल लेंस से कभी सीधा तथा कभी उल्टा प्रतिबिंब बनता है और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अवतल लेंस से सदैव आभासी सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव लेंस व फोकस के बीच बनता है। तो यहाँ पर हमारी सारी बातें सही दे रखी है यानी कि जो उत्तल लेंस से कभी सीधा तथा कभी उल्टा प्रतिबिंब बनता है और अवतल लेंस से सदैव आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है और अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव लेंस यानी कि लेंस और फोकस के बीच में बनता है। तो ये हमारी सारी बातें इसमें सही हैं, सही कथन हमसे पूछा गया था। तो सही कथन हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि इंद्रधनुष के किसके चलते बनता है यानी कि जो इंद्रधनुष हमारा बनता है यह क्यों बनता है, किसके कारण बनता है। इंद्रधनुष में हमारे 7 कलर होते हैं जिन्हें हम विबगोर फार्मूले से याद रख सकते हैं यानी कि वायलेट, इंडिगो, बैंगनी, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड यानी कि ये 7 कलर होते हैं। इनका 7 ये हमारा वर्ड विक्षेपण के कारण ये 7 कलर हमारे बनते हैं और यही इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंद्रधनुष हमारा वर्ड विक्षेपण के कारण बनता है। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि मनुष्य की आँख वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनाती हैं यानी कि जो मनुष्य की आँख होती है या वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनाती है। तो जो हमारी मनुष्य की आँख वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है वह हमारी रेटिना पर बनाती है। तो रेटिना पर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो कैसी लगी। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी रह गई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट के साथ शेयर करिए। और आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल टारगेट वाला को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आपसे मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियो में शानदार क्वेश्चन के साथ।